देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हेडिंग डाल दिया आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना दो पिंड m1 व m2 है जिनका प्रारंभिक वेग u1 व u2 है। फिर से समझिए, हम लिखेंगे माना दो पिंड m1 व m2 है जिनके प्रारंभिक वेग u1 व u2 है। फिर टकराने से पहले क्या लिखोगे, टकराने से पहले इनमें क्या था, ठीक है, कुछ नहीं। फिर टकराते समय क्या हो जाता है, m1 और m2 और बल f1 2 और f2 1 बल, ठीक है। उसके बाद टकराने के बाद की कंडीशन क्या हो जाती है कि m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान का जो पिंड है उनमें वेग v1 और वेग v2 उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखना, टकराने से पहले की कंडीशन कैसी बनती है और टकराने के बाद कैसी बनती है और टकराते समय कंडीशन कैसी बनती है, ये याद करनी है। फिर सुन दो, m1 पिंड जिस पर u1 वेग है, m2 पिंड जिस पर u2 वेग है, प्रारंभिक वेग u1 होता है प्रारंभिक वेग और v क्या होता है अंतिम वेग। तो F बल और m1 पिंड और m2 में F21 बल टकराते समय। फिर इसके बाद कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना एकदम, इसको ऐसे लिखना था आगे, मतलब कि ये प्रोसेस एक लाइन में चल रही है कि यहाँ पे जगह नहीं थी तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा आगे सेम ऐसे। m1 पिंड जिसका वेग v1 और m2 पिंड जिसका वेग v2 टकराने के बाद ये कंडीशन बनती है। पहले ये डायग्राम बना लो और ये कंडीशन पूरी एक लाइन पर ही बनती है, ठीक है, एक डायरेक्शन पर ही बनती है, ठीक है। फिर आगे लिखना है इसमें जो हमने जितना किया है उतना ही इसके डेरिवेशन। टकराने के बाद ये ऐसे कैसे हो गया? टकराने के बाद ऐसा ही होता, मान लो दो कार हैं, एक m1 है और m2। अब जब उनमें टक्कर होगा तो टक्कर होने के बाद वो कुछ ना कुछ चक्के थोड़ी रहेंगे, पीछे तो हटते हैं। अब मान लो इनका दो मार्शल है, अगर आपस में टक्कर होंगे तो जल्दी चपक जाएंगे। चपकने के बाद इनमें v1 वेग v2 वेग उत्पन्न हो जाएगा, हाँ चपक जाएंगे, ठीक है, चपक जाएंगे। कार हमेशा जैसी हुई टक्कर कहीं दोनों तो लिख लो, इसको पूरा नोट कर लिया, पूरा नोट हो गया अच्छे से ना, नोट करो। फिर उसके बाद लिखना है जितना हमने फिगर को बनाया है और इसी के जितना बनाने के बाद इसके बारे में लिखेंगे कैसे वर्क करता है। उसके बाद इसका फार्मूला निकालेंगे, दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बन गया। चलो लिखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब कॉमा लगा के लिखो, यदि दो अथवा अधिक। अब आप लोग क्या करना, जब ये डेरिवेशन कर रहे हो ना तो एक रफ पेपर में बना कर देना, उसको देखते रहना। देखो, यदि दो अथवा अधिक पिंडों के समुदाय पर, यदि दो अथवा अधिक पिंडों के समुदाय पर, देखिए कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग, तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग, तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग नियत रहता है। रेखीय संवेग नियत रहता है, संयुक्त रेखीय संवेग नियत रहता है। अब आपने लिख लिया होगा। फिर उसके बाद लिखिए, माना कि m1 व m2 द्रव्यमान के दो चिकने गोली पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में क्रमशः u1 व u2 वेग से चल रहे हैं। ऐसा नहीं लिखना, देखो हमने बताया था कि दो पिंड थे m1 और m2 द्रव्यमान के, ठीक, और जिनका वेग क्या था u1 व u2 था, प्रारंभिक वेग सिर्फ खुद से लिखना है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। लिखो, माना m1 व m2 द्रव्यमान, देखो माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो
चिकने गोली पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में क्रमशः U1 व U2 वेक्टर वेग से चल रहे हैं तब रेखीय संवेग P1 बराबर M1 U1 तथा P2 वेक्टर बराबर M2 U2 वेक्टर है। हाँ तो ये लोग थोड़ी घंटे से समझाएंगे। अरे अभी नहीं। हाँ फिर से कभी। हाँ मतलब डिफाइन ना रहे ओनली फॉर दिस कॉन्सेप्ट। फिर आगे लिखो, माना कि पिंड परस्पर टकराते हैं, माना कि पिंड परस्पर टकराते हैं तथा फिर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, दो बार लेना हो जाते हैं। टकराते समय वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। टकराते समय वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, जिनके कारण उनके रेखीय संवेगों में परिवर्तन हो जाता है। देखो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने जहाँ पे लिखा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। तो हमने बोला था दो पिंड हैं जिनके रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निकालना है। तो पहले मैंने बताया था कि यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय, फिर से समझो, दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय अथवा उस पर कोई बाह्य बल ना करे, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना करे तो कुल उसका रेखीय संवेग संरक्षण कैसा रहता है, नियत रहता है। फिर आगे हमने बोला कि माना कि M1 व M2 द्रव्यमान के दो चिकने गोली पिंड, कौन सा द्रव्यमान, M1 व M2 द्रव्यमान के दो चिकने गोली पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में क्रमशः U1 व U2 वेग से चल रहे हैं। मैंने बोला था किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन कैसी है, एक ही दिशा में है। और कौन सा वेग है, प्रारंभिक U1 और U2 वेग से चल रहे हैं।
तब रेखीय संवेग संरचना का सिद्धांत क्या होता है कि P1 बराबर M1 U1 मतलब M1 U1 वेक्टर और P2 बराबर होता है M2 U2 वेक्टर। फिर मैंने कहा कि माना कोई पिंड है जो परस्पर टकराते हैं तथा फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही तो मैंने डायग्राम बनाया था कि दो पिंड थे, दो पिंड क्या हो रहे थे कि M1 और U1 वेक्टर था और M2 और U2 वेक्टर। जब वो टकराते हैं, टकराने के बाद बल क्या हो जाता है, F1 2 वेक्टर और F2 2 1 वेक्टर। और टकराने के बाद जैसे ट्रक जा रहा है वो पीछे जो हो जाते हैं, टकराते समय वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जिनके कारण उनके रेखीय संवेगों में परिवर्तन हो जाता है। तो किसमें परिवर्तन हो जाता है, रेखीय संवेग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे लिखवाते हैं, ठीक है। परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद लिखना है हमें, माना कि पहले पिंड पर पिंड पर आरोपित बल F12 वेक्टर है, ठीक है, तथा दूसरे पिंड पर आरोपित बल F21 वेक्टर है। माना कि इन बलों के कारण उत्पन्न रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 और डेल्टा P1 तथा दूसरे पिंड पर पहले पिंड पर डेल्टा P1, दूसरे पिंड पर डेल्टा P2 तथा दोनों पिंड का कुल रेखीय संवेग बराबर डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर। लिख लेना, डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं दोनों पिंड का रेखीय समुदाय नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। अतः P1 प्लस P2 बराबर P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर नियतांक। ये चीज मैंने पीछे प्रूविंग करवाई है। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर नियतांक। और फिर क्या पता है, P1 बराबर हमने निकाला था M U1 वेक्टर प्लस M U2 वेक्टर। अब पहले पिंड के लिए M1, दूसरे पिंड के लिए M2 वेक्टर। बराबर नियतांक।
दोनों ये आगे बोलना है ना। कहाँ पे लिया हो गया। अब एक बार देखो, माना पहले पिंड पर आरोपित बल F12 है तथा दूसरे पिंड पर आरोपित बल F21 है। ये आपने डायग्राम बना लिया है, उस पर तब दिया गया है। तब इन बलों के कारण उत्पन्न रेखीय संवेग में परिवर्तन पहले पिंड पर डेल्टा P1 तथा दूसरे पिंड पर डेल्टा P2 वेक्टर हैं। दोनों पिंड का कुल रेखीय संवेग डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर है। तब दोनों पिंड का रेखीय समुदाय नियत रहता है। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर कांस्टेंट क्या होगा, नियतांक। तब P1 बराबर में लिखा था M1 U1 वेक्टर प्लस P2 बराबर M2 U2 वेक्टर बराबर नियतांक। यहाँ पे नोट कर लिया, फिर आगे लिखो। लिखो जहां U1 और U2 टक्कर के पहले का वेग है, जहां U1 वेक्टर व U2 वेक्टर टक्कर के पहले का वेग है तथा V1 वेक्टर व V2 वेक्टर टक्कर के बाद का वेग है। तब संवेग M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर हो जाते हैं। फिर आगे का डायग्राम पूरा प्रूविंग ऐसे थोड़ी है, बहुत बेहतरीन प्रूविंग है। M1 U1 वेक्टर बराबर प्लस M2 U2 वेक्टर अब बराबर M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर बराबर M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। ये आ गया तुम्हारा देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टक्कर के पहले का वेग बराबर होता है टक्कर के बाद का वेग। टक्कर के पहले का वेग है ये और टक्कर के बाद का वेग है। तो तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई कि टक्कर के पहले का वेग टक्कर के बाद का वेग। अब निकालना लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लिफ्ट में जब करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, ये तो उससे भी बड़ा है। 3 पेज पूरा नहीं पाएंगे।
लिख लिया डेरिवेशन कितने पेज का है? पेज में एक पेज में आ गया ना पूरा। अभी दोबारा छोटा छोटा एक पेज का ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसको आगे से बढ़ा सकते हो। देखो देखो सर, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नंबर पे देखोगे, देखो M1 U1 वेक्टर माइनस M1 V1 वेक्टर बराबर M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? M1 ये हो जाएगा U1 वेक्टर V1 वेक्टर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? M2 V2 वेक्टर माइनस U, ठीक है। इसको फिर लिखोगे M1 V1 U1 वेक्टर माइनस V1 U1 वेक्टर माइनस साइन लगा दो आगे, इसको लिखोगे M2 V2 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। ऐसे भी आ सकता है फार्मूला। नोट कर लो इसके बाद, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। कितने पेज पढ़ रहा है? 6। अरे वो उसमें लानी नहीं है, हमने तो देखा नहीं। हाँ मतलब फिर उसके बाद अगले अगला कॉन्सेप्ट की बात है, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। बच्चे हैं किसी कितने हो गए? किसी पिंड का लिफ्ट में बाहर लिखना है। अब देखो एक नहीं हो पाएंगे। एक दिन का पूरा 1 घंटे में करवाऊंगा। 3 चैप्टर रिवर्स है, मतलब एक अभी 23 मिनट ही पढ़ाया है। 8:43 हुआ है। 8:43 तो मतलब 2.5 घंटे हुए हैं अभी, ठीक है। 2 घंटे 23 मिनट, 2 घंटे 23 मिनट में ये आप गए, और 2 घंटे डेली पढ़ते हो। I know whatever I am to say that I am no stamina. सो जाओ तुम। वीडियो को अपलोड कर देंगे, देख लेना, ठीक है। अगर वैसे भी है ना तो 2 मिनट में हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं और अपना देख लेना बाद में, लेकिन बाद में पूछोगे क्या कहाँ चलोगे? यहीं से बस जाएगी। फिर लिखो आगे, किसी पिंड का लिफ्ट में बाहर, किसी पिंड का लिफ्ट में बाहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तभी इम्पोर्टेंट किसी पिंड में इम्पोर्टेंट करके दिमाग में लग रहा है। लिफ्ट का भार। नालायक को डेली केमिस्ट्री पढ़ते हो, 6 के 6 दिन एक दिन फिजिक्स पढ़ाते हो, उसमें भी तुम लोग को दिक्कत है। डेली केमिस्ट्री बात या 1 घंटे में हो गया काम। आज फिजिक्स को ना पढ़ो है, इसीलिए फिजिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं।
किसी पिंड में लिफ्ट का भार, लिखो प्रत्येक वस्तु पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी में लिखो, या ऐसे लिखना पृथ्वी, पृथ्वी लिख लो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ऐसा पॉइंट आएगा, लिख लो पृथ्वी प्रत्येक ऐसे लिखो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु, हमने लिखा तो प्रत्येक वस्तु ठीक है। हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं, मत लिखो, हमें क्या है। पृथ्वी प्रत्येक, पहले का लिखवा देख लो और काट देंगे, पृथ्वी प्रत्येक पिंड लिख लो। अब क्या करोगे और लिखना है कटवा, देखो पृथ्वी प्रत्येक पिंड को, हाँ फिर से लिखो पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी, हम जब बोर्ड में लिख रहे हैं तो तुम नहीं लिख सकते हो अपनी, मैं देखिए तुरंत हाथ से और पेन चलाना पड़ता है, हो रहा है पता नहीं दिखता रहता है, दूसरे का पेन आकर्षित करती है, तो क्या मैंने देखा पेन दिए आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित आकर्षण बल को, पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित, है ही नहीं वो, आरोपित आकर्षण बल को, उसको 5 रुपए देना। कितने? 5 रुपए, 5 का नया आ जाएगा, ये 5 होगा। आकर्षण बल को 2 रुपए दे देंगे, आधा हो जाएगा। कुछ नहीं, गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, नोट कर लेना ऐसे, गुरुत्व बल लिखो। देखो किसी पिंड में लिफ्ट का भार का मतलब क्या होता है, यदि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर आरोपित आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी हमें जिस बल से आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे मान लो यदि पृथ्वी से एक सिक्का उछालोगे तो पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी ओर उसी ही अपने ही आकर्षण बल के कारण ही आकर्षित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। यदि मान लो उस सिक्के में अगर भार नहीं तो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, क्योंकि उस पर गुरुत्व बल लगेगा ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी उन्हीं चीजों पर लगाती है जिनका कुछ भार होता है वस्तुओं का, ठीक है, और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। फिर आगे लिखो, पिंड का द्रव्यमान m है, यदि लिख लो, यदि पिंड का द्रव्यमान m है, यदि पिंड का द्रव्यमान m है, वह गुरुत्व बल mg, वह गुरुत्व बल अब तक चल भी नहीं रहा है, mg है, सिलेंडर से ले लेना होगा, गुरुत्व बल mg है। इस गुरुत्व बल के कारण पिंड उपतल को जिस बल से, फिर लिखो, इस गुरुत्व बल के कारण, इस गुरुत्व बल के कारण, इस गुरुत्व बल के कारण पिंड उस बल, उस तल को, पिंड उस तल को, पिंड उस तल को जिस पर वह स्थित है, जिस पर वह स्थित है, जिस पर वह स्थित है उसे दबाता है, उसे दबाता है। पिंड द्वारा तल पर आरोपित बल का पिंड का भार कहते हैं। पिंड द्वारा
पिंड द्वारा तल पर आरोपित बल, पिंड द्वारा तल पर आरोपित बल को पिंड का भार लिख लेना, W भार कहते हैं। तो पहला निकाला हमने गुरुत्व पॉइंट निकाला, फिर अगली पॉइंट लिखा हमने भार। तो ये भी लिफ्ट से ही जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट है, भार कहते हैं। फिर आगे लिखना है पिंड का भार गुरुत्व बल के बराबर होता है। फिर आगे लिखना है पॉइंट बना के पिंड का भार गुरुत्व बल के बराबर होता है, गुरुत्व बल के बराबर होता है। W बराबर लिख लेना mg। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वेट जो होता है वो पिंड के भार के बराबर होता है। W बराबर mg। फिर आगे लिखना पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल के कारण ही, फिर आगे लिखो पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाने से हमें अपना भार महसूस होता है, हमें अपना भार महसूस होता है। ठीक है, तो पिंड का भार जो होता है गुरुत्व बल के बराबर होता है W और पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाने पर हमें अपना भार महसूस होता है। अगर पृथ्वी हम पर प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगी तो हमें अपना भार महसूस नहीं होगा। ठीक है, कितना पॉइंट पूरा नहीं है? क्यों? जब तक पृथ्वी हमको प्रतिक्रिया बल नहीं लगाएगी तब तक महसूस नहीं होगा। क्यों? हम उसे नीचे करते हैं क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, हमेशा उसको आकर्षित ही करती है। अगर मान लो डेस्टर ऊपर फेंकोगे तो डेस्टर नीचे ही आता है। किसके कारण आता है? गुरुत्व बल के कारण आता है। अगर इसमें वेट नहीं है, भार नहीं है, मतलब मास नहीं है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जी। इसको लिख लेना, गुरुत्वीय त्वरण जी होता है। अगर इसमें वेट नहीं थी, नीचे नहीं आएगी, उल्टी रही हवा में, पृथ्वी इसको नीचे नहीं ला सकती। लेकिन पृथ्वी में जो चीज को हाँ तब भी नीचे आता है, लेकिन एक कंडीशन होती है नहीं है, मतलब जिसमें वेट नहीं होता वो पृथ्वी पर जल्दी नहीं, जैसे एयर है तो एयर भी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, इसका भी यही होता है, आती है। लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लो अगर इसका वेट नहीं हो तो क्या पृथ्वी पर गिरता है कि नहीं गिरता? कैसे गिर जाएगा? कैसे गिर जाता है? गिर जाएगा कैसे गिरेगा बताओ? बलून में होता है, बैलून में होता नहीं, लेकिन एक कुछ समय के लिए बात कर रहे हैं। कुछ समय मतलब जानते हैं ना, थोड़े समय की बात होती है। ऐसे तो उसमें भी होता है। हाँ, आगे लिखो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लिखो, इसमें लिफ्ट बना लो। लिफ्ट बनाने देखो बना रहे थे, बनाने की डब्बा है, इस पे लिखना है, यहाँ पे डब्बा जैसा बनेगा ही। देखो मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये देखो हम भी आप तो नहीं बनवा मेरी बातें के लिए आएंगे नहीं क्या? तो मान लो कोई व्यक्ति, मान लो ये है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, हाँ, तो उसका वेट कहाँ हमेशा लगता है? W नीचे की ओर, और ये इसका क्या होता है? mg मास, और यहाँ से इसका क्या लगता है? पैरों पे प्रतिक्रिया बल लगता है R। ठीक समझो ऐसे, और ये एक त्वरण से क्या जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, और ये क्या लिफ्ट के अंदर पैर है। ठीक है, हमने किसी रस्सी से बन रही है, मान लो रस्सी से बन रही है,
बंदी की होती है, हमने खोल के देखा है ना। फिर देखो रस्सी की बंदी होती है, जिससे बनी थी जंजीर से भी, जंजीर की भी नहीं बंदी होती, किससे बनी होती है? आस-पास से दो वो होते हैं, उनमें कसी रहती है, रस्सी का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, बिना बिना किसी के वेट के उसको ऐसे घसी किया जाएगा, ऐसे खरीद दिया मशीन से। लेकिन जंजीरें बनी होती हैं कॉलेज में, ये पूरी इसकी लिफ्ट का पूरा वो किया हमने ब्यौरा, समझे? हमने नहीं किया ना कभी, हमने नहीं किया, तुमने कहाँ देखा है? हम डिमांड में हमेशा मुंबई में थे, जब भी आते थे तो लिफ्ट खोल के देखी थी, लिफ्ट में देखी थी, लेकिन देखना कभी भी जो नेचुरली पार करती थी, मतलब कांच की बनी हुई थी, नीचे देखना, ऊपर जैसे देखना जंजीर बंदी होती है, नहीं बंदी होती कुछ, कभी देखना, पूछना है वही बात जैसे यूट्यूब पे देखना। फिर आगे देखो इसमें, जब लिफ्ट एक टर्न से ऊपर जाती है और जब लिफ्ट एक टर्न से नीचे आती है, आती जाती है, ये सब समझो, तब बाहर कैसे महसूस होता है? लिखो, इसी में लिखो, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में, ये लग रहा है कि डब्बे में बंद है। हाँ यही होता है, किताब में सब बने थे। त्वरित लिखो आगे, त्वरित गति से, हाँ त्वरित गति से लिख लेना, बुक में बने अच्छे, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए, तो ये तो बना है, हाँ बनाना ही है, तो फिर लिखा है हम चढ़ते हुए, इसलिए लिखो कि देखो एक तरफ से ऊपर जा रही है, देखो जब हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि एक तरफ से ऊपर जा रही, बाहर इसका क्या है, जो नीचे की ओर लग रहा है, और इसका mg ये है और प्रतिक्रिया बल r ये है, ठीक, और लेकिन अब ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर लिख जा रही है। ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में, अगर ये चले जाएंगे, मतलब हम अपने भार को बढ़ा हुआ, ठीक, जब त्वरित गति से लिफ्ट कहाँ जाती है, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तब अपने भार को क्या मानते हैं, बढ़ा हुआ। फिर आगे लिखो, जब लिफ्ट नीचे आती है, जब लिफ्ट नीचे आती है, इस तरह से करते हैं। आती है, तब भार घटा हुआ महसूस होता है, घटा हुआ महसूस होता है, ठीक। अब इसका देखो हमें समझाने को मिला कि ये था कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, जब लिफ्ट नीचे हुई आती है तो हमें अपना भार बहुत ही कम महसूस होता है। ये ऐसा ही होता है, जब देखा हो लिफ्ट ऊपर जाती होगी तो ऐसा लगता है कि हमारा भार बहुत ही ज्यादा है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमें ऐसा लगता है कि भार बहुत ही कम है। जो इसका प्रतिक्रिया बल होता है वो हमेशा ऊपर ही लगता है, ऊपर डायरेक्शन की ओर, जो प्रतिक्रिया बल होता है वो हमेशा इसके ऊपर डायरेक्शन की ओर हमेशा लगता है, इसके सर पर प्रतिक्रिया बल, ये जो प्रतिक्रिया बल है ये इसके सर पर हमेशा ऊपर की ओर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें कोई ऊपर से एक बल है जो हमें संतुलित की अवस्था में किए हुए है। क्या अच्छे गाँव में लीजिए क्या इंटर क्या लिखे हैं लड़के, पढ़ने के लिए? चलो ठीक है है ना। अच्छा, मतलब 2-3 लड़के हैं वो मैं अच्छी पढ़ते